में लाई करते हैं, है ना। तो नेक्स्ट टाइप्स ऑफ वेक्टर्स है हमारा कोप्लेनर वेक्टर्स। तो ऐसे वेक्टर्स जो एक ही प्लेन में लाई करते हैं, ऐसे वेक्टर्स को हम क्या बोलेंगे, कोप्लेनर वेक्टर्स। एक प्लेन जो है बेटा किसी भी दो एक्सिस से मिलकर बनता है, जैसे ये बोर्ड है, ये एक प्लेन है, ये एक प्लेनर स्ट्रक्चर है ना। तो ये दो एक्सिस से मिलके बना, ये वाई एक्सिस मान लो, ये एक्स एक्सिस, तो ये हो गया एक प्लेन। तो अगर वेक्टर्स एक ही प्लेन में लाई करते हैं, जैसे जो ग्राउंड है जिसमें हम चलते हैं, जो फ्लैट ग्राउंड होता है वो भी एक प्लेन है ना। तो है ना, जैसे मान लो ये वेक्टर ए, दिस इज वेक्टर बी, दोनों इसी प्लेन में लाई कर रहे हैं। वेक्टर्स लाइंग इन द सेम प्लेन आर नोन एज कोप्लेनर वेक्टर्स। तो लिखेंगे वेक्टर्स lying in the vectors lying in the same plane, vectors lying in the same plane are coplanar vectors। क्लियर है? जो वेक्टर सेम प्लेन में लाई करते हैं उनको हम क्या बोलेंगे, कोप्लेनर वेक्टर्स। तो वेक्टर्स लाइंग इन द सेम प्लेन, वेक्टर्स लाइंग इन द सेम प्लेन आर कोप्लेनर वेक्टर्स। वेक्टर्स लाइंग इन द सेम प्लेन आर कोप्लेनर वेक्टर्स। जैसे कि मान लो कि ये y एक्सिस है और ये है x एक्सिस, ठीक है। ये प्लेन हो गया, किससे मिलके बना, x और सॉरी y और x एक्सिस से। एक प्लेन हमेशा दो एक्सिस से मिलके बनता है। तो जैसे ये मान लो ये वेक्टर p है, ये वेक्टर q है, ये वेक्टर r है, तीनों का प्लेन सेम है। ऑल द थ्री वेक्टर्स आर लाइंग इन द सेम xy प्लेन। तो p, q and r are coplanar vectors। p, q and r are coplanar vectors। क्लियर है ये सबको? यस सर। लिखेंगे p, q and r are coplanar vectors। जो वेक्टर सेम प्लेन में लाई करेंगे वो किस कैटेगरी में आएंगे, कोप्लेनर वेक्टर्स की कैटेगरी में आएंगे। अच्छा, ये हो गया कोप्लेनर वेक्टर्स। नेक्स्ट टाइप ऑफ वेक्टर्स हम देखेंगे, नेक्स्ट टाइप ऑफ वेक्टर्स हम देखेंगे पोलर वेक्टर्स। पोलर वेक्टर्स, पोलर वेक्टर्स क्या होते हैं देख लो। those vectors those vectors those vectors which have the starting point, those vectors which have starting point comma or point of application or point of application are called polar vectors। पहले लिख लो फिर समझेंगे। those vectors which have starting point और point of application, ऐसे वेक्टर्स को हम बोलते हैं पोलर वेक्टर्स, है ना बेटा। ये एनसीईआरटी में भी दिया है, हमको ध्यान रखना है इसको। तो जैसे देखो आगे हम पढ़ेंगे आगे हम पढ़ेंगे कि पोजीशन वेक्टर जो होती है, जैसे किसी भी ऑब्जेक्ट की अगर आपको पोजीशन बताना है, उसकी लोकेशन बताना है, तो पोजीशन एक वेक्टर क्वांटिटी होती है। तो पोजीशन बताने के लिए हमको स्टार्टिंग पॉइंट की जरूरत पड़ेगी। जैसे मैं आपको बोलूंगा कि भाई मैं 10 किलोमीटर दूर हूँ, तो क्या आप मेरी पोजीशन जान लोगे? बताओ, अगर मैं आपको बोल रहा हूँ कि मैं 10 किलोमीटर दूर हूँ, तो क्या आप मेरी पोजीशन जान लोगे? नहीं जान सकते। क्यों? 10 किलोमीटर तो कहीं से भी हो सकता है ना, मैं 10 किलोमीटर कहीं से भी हो सकता हूँ। तो मुझे बताना पड़ेगा कि मैं 10 किलोमीटर कहाँ से हूँ। मैं 10 किलोमीटर में हूँ लेकिन कहाँ से हूँ, मतलब मुझे क्या बताना पड़ेगा, एक बेटा रेफरेंस पॉइंट। एक मुझे क्या बताना पड़ेगा, रेफरेंस पॉइंट। वही रेफरेंस पॉइंट को हम स्टार्टिंग पॉइंट भी बोल सकते हैं। तो जैसे मान लो मैं
जयस्तंभ चौक में, जयस्तंभ चौक से 10 किलोमीटर में। तो जयस्तंभ चौक मेरा क्या हो गया, रेफरेंस पॉइंट हो गया। जयस्तंभ चौक क्या हो गया, रेफरेंस पॉइंट हो गया। तो मुझे रेफरेंस पॉइंट बताना जरूरी है, किसी भी ऑब्जेक्ट की लोकेशन या पोजीशन को बताना है तो। अच्छा, अगर मैं बोल रहा हूँ कि मैं 10 किलोमीटर में हूँ जयस्तंभ चौक से, तो क्या आप मुझे लोकेट कर लोगे, बताओ? नो सर। अगर मैं बोल रहा हूँ बेटा सब लोग रायपुर से हैं क्या, आसपास भी हैं? नो सर। है ना, रायपुर में चौक है जयस्तंभ चौक, है ना, एक चौक है। तो वहां से मैं, एक स्क्वायर है जयस्तंभ जिसको बोलते हैं, वहां से मैं बोलूं कि भाई मैं 10 किलोमीटर में हूँ, तो क्या आप मुझे लोकेट कर सकते हैं? नो सर। नहीं, क्योंकि जयस्तंभ चौक से चारों दिशाओं में 10 किलोमीटर हो सकता है, हो सकता है कि? तो मुझे Yes, क्या sir. बताना पड़ेगा, मुझे और क्या बताना पड़ेगा, डायरेक्शन भी बताना। Direction. तो अगर किसी भी ऑब्जेक्ट का पोजीशन बताना है या लोकेशन बताना है तो हमको क्या क्या चाहिए, एक तो रेफरेंस पॉइंट चाहिए कि भाई कहाँ से 10 किलोमीटर में हो, तो जहां से 10 किलोमीटर में उसको रेफरेंस पॉइंट बोलते हैं, ठीक। और किस डायरेक्शन में हो, तो पोजीशन बताने के लिए हमको रेफरेंस पॉइंट चाहिए, डायरेक्शन चाहिए, और ये भी जरूरी है कि कितने किलोमीटर में हो। तो कितने किलोमीटर, ये क्या है, कितना किलोमीटर, किलोमीटर क्या है, पोजीशन का मैग्नीट्यूड है, पोजीशन का मैग्नीट्यूड है बेटा। बंद करेंगे। तो पोजीशन बताने के लिए मुझे रेफरेंस पॉइंट चाहिए, या स्टार्टिंग पॉइंट बोलेंगे, उसी को स्टार्टिंग पॉइंट बोलेंगे। दूसरा मुझे क्या चाहिए, मैग्नीट्यूड चाहिए, कितने किलोमीटर में हूँ। ये सारी चीजें हम अभी आगे भी पढ़ेंगे, जब वन डायमेंशनल मोशन स्टार्ट करेंगे तो पोजीशन क्या होता है ये सब फिर से पढ़ेंगे। तो कहने का मतलब ये है कि पोजीशन बताने के लिए मुझे एक स्टार्टिंग पॉइंट चाहिए। तो पोजीशन वेक्टर को हम किस कैटेगरी में डालेंगे, पोलर वेक्टर की कैटेगरी, द वेक्टर विच हैज अ स्टार्टिंग पॉइंट। आ रहा है ये समझ में सबको? डिस्प्लेसमेंट है ना, पहले मान लो ऑब्जेक्ट ए पे था, बाद में गया बी पे, तो उसका डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ, इतना हुआ। दोनों पॉइंट्स को, पहले पोजीशन कहाँ थी ऑब्जेक्ट की, ए में, बाद में पोजीशन कहाँ है, बी पे। डिस्प्लेसमेंट निकालने का तरीका मैं आगे भी बताऊंगा कैसे निकालते हैं डिस्प्लेसमेंट। इनिशियल पोजीशन और फाइनल पोजीशन को स्ट्रेट लाइन से जोड़ दो, इस स्ट्रेट लाइन को मेजर कर लो, ये जो मेजरमेंट आएगी ये किसकी मेजरमेंट आएगी, डिस्प्लेसमेंट। तो डिस्प्लेसमेंट बताने के लिए हमको स्टार्टिंग पॉइंट का पता होना चाहिए कि भाई शुरुआत में ऑब्जेक्ट कहाँ था। तो पोजीशन, पोजीशन वेक्टर एंड डिस्प्लेसमेंट वेक्टर दोनों किस कैटेगरी में आएंगे, पोलर वेक्टर्स की। क्यों, दोज वेक्टर्स व्हिच हैव स्टार्टिंग पॉइंट आर पोलर वेक्टर्स। दूसरा डेफिनेशन क्या है पोलर वेक्टर का, और दोज वेक्टर्स व्हिच हैव पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन, ऐसे वेक्टर जिनके पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन होते हैं, ऐसे वेक्टर को भी पोलर वेक्टर कहा जाता है। जैसे कि एग्जांपल है फोर्स, फोर्स कहाँ लग रही है, किस पॉइंट पे लग रही है, ये इंपॉर्टेंट। जैसे फोर्स बीच में लगेगी तो ठीक है, ऑब्जेक्ट आगे बढ़ेगा। लेकिन फोर्स को अगर मैं थोड़ा ऊपर लगा दूंगा तो हो सकता है कि ये टॉपल कर जाए, रोटेट कर जाए। तो फोर्स उतनी ही लग रही है 10 न्यूटन की, लेकिन फोर्स कहाँ लग रही है इसकी इंपॉर्टेंस है, फोर्स कहाँ लग रही है इसकी भी इंपॉर्टेंस है। तो फोर्स का एक पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन होता है, तो फोर्स भी किस कैटेगरी में आएगी, पोलर वेक्टर। ये समझ में आ रहा है क्या बेटा, है ना। पोजीशन वेक्टर का सॉरी पोलर वेक्टर का एग्जांपल पोजीशन वेक्टर, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर, फोर्स एटसेट्रा। तो ये तीन एग्जांपल हमको ध्यान रखना है पोलर वेक्टर्स। नेक्स्ट देखेंगे एक्सियल वेक्टर्स। नेक्स्ट देखेंगे हम, नेक्स्ट टाइप ऑफ वेक्टर्स इज एक्सियल वेक्टर्स। सेवंथ लिखेंगे एक्सियल वेक्टर्स। सर 8। हाँ बेटा क्या बोल रहे हैं, सर 8-1। हाँ 8 से लिख लो, 8 से लिख लो। नेक्स्ट टाइप ऑफ वेक्टर आर एक्सियल वेक्टर्स। एक्सियल वेक्टर्स कहाँ यूज होते हैं, रोटेशनल मोशन, और ये डिफाइन करते हैं रोटेशनल इफेक्ट को। तो लिख लेंगे दीज वेक्टर्स आर रिलेटेड टू रोटेशनल मोशन, टू रोटेशनल मोशन to define rotational effects। एक्सियल वेक्टर्स जो है ये
किससे रिलेटेड है? रोटेशनल मोशन। तो जब हम रोटेशनल मोशन पढ़ेंगे तब हम ऑलरेडी उस समय देखेंगे कि एक्सियल वेक्टर्स क्या होते हैं। ठीक है, तो लिखेंगे एक्सियल वेक्टर्स। इसके एग्जांपल लिख लेंगे बेटा। जो भी क्वांटिटी रोटेशनल मोशन से रिलेटेड है वो सब एक्सियल वेक्टर होगी। एग्जांपल लिखेंगे, एंगुलर वेलोसिटी, जब ऑब्जेक्ट रोटेट करता है तो रोटेट करने की वेलोसिटी एंगुलर वेलोसिटी। एंगुलर एक्सेलरेशन, एंगुलर एक्सेलरेशन, एंगुलर वेलोसिटी, एंगुलर एक्सेलरेशन, कॉमा एंगुलर मोमेंटम एटसेट्रा। ये सब किस कैटेगरी में आएंगे? एक्सियल वेक्टर्स की। और इनके बारे में हम डिटेल्स बाद में पढ़ेंगे। तो ये हमने देखा, पोलर वेक्टर देखा, एक्सियल वेक्टर देखा। इसमें कोई डाउट है क्या किसी को? अगर इसमें कोई डाउट है तो पूछिए। नेक्स्ट हेडिंग रहेगी, नेक्स्ट टाइप ऑफ वेक्टर में यूनिट वेक्टर। यूनिट वेक्टर, पहले इसका डेफिनेशन लिख लेंगे फिर समझेगी कि ये होता क्या है। A vector having unit magnitude, a vector having unit magnitude, a vector having unit magnitude and is used to specify directions. A vector having unit magnitude and used to specify directions is known as a unit vector. Is known as a unit vector. पहले लिख लो फिर समझेंगे क्या होता है। Yes, sir. Completed. कि a vector having unit magnitude, unit का मतलब होता है 1, ऐसा वेक्टर जिसका मैग्नीट्यूड 1 हो एंड इज यूज्ड टू स्पेसिफाई डायरेक्शन, और जिसका काम क्या है, जिससे क्या काम लिया जा सकता है ना। अ वेक्टर हैविंग यूनिट मैग्नीट्यूड, ऐसा वेक्टर जिसका मैग्नीट्यूड 1 हो और जो क्या प्रोवाइड करता है? डायरेक्शन। जो जिसका काम क्या होता है? तो प्रोवाइड डायरेक्शन। ऐसे वेक्टर को हम बोलते हैं यूनिट वेक्टर। तो फिर से, ऐसा वेक्टर जिसका मैग्नीट्यूड, खुद का मैग्नीट्यूड क्या हो? 1, और जिससे हम क्या काम ले सकते हैं? जिससे हम क्या काम ले सकते हैं? अगर किसी वेक्टर को डायरेक्शन चाहिए तो वो किसको बुलाएगा? यूनिट वेक्टर। किसी वेक्टर को डायरेक्शन चाहिए तो वो किसको कॉल करेगा? वो उसको कॉल करेगा जिसका काम डायरेक्शन प्रोवाइड करना है। डायरेक्शन प्रोवाइड करने का काम किसका है? यूनिट वेक्टर का। डायरेक्शन प्रोवाइड करने का काम किसका है? यूनिट वेक्टर का। तो यूनिट वेक्टर का खुद का मैग्नीट्यूड 1 होता है, और इसको समझ लो कि ये एक ऐसा एजेंट है जो जो किसी भी डायरेक्शन को, जो किसी भी वेक्टर को क्या प्रोवाइड करता है? डायरेक्शन। यूनिट वेक्टर का खुद का मैग्नीट्यूड 1 है, और इसको समझ लो कि ये एक ऐसा एजेंट है जो किसी भी वेक्टर को जो डायरेक्शन उसको चाहिए वो डायरेक्शन प्रोवाइड करता है। कौन प्रोवाइड करेगा? यूनिट वेक्टर, है ना। जैसे कि अभी हम देखेंगे इसको और क्लियरिटी से। जैसे कि बेटा वेक्टर ए बनाना है मुझे, तो मैंने पहले भी बताया था कि किसी भी वेक्टर के पास दो चीज होती है, मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन। ये बताया था मैंने। Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. वेक्टर का मैग्नीट्यूड हम ऐसा रिप्रेजेंट करते हैं, या सिंपली ए लिख के भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। और वेक्टर का डायरेक्शन कैसे रिप्रेजेंट करते हैं? ऐसा, ए कैप। याद आ रहा है? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. अगर मुझे वेक्टर ए बनाना है तो कैसे बनाते हैं? कभी भी किसी वेक्टर को हम कैसे बनाएंगे? बाय कॉम्बिनेशन ऑफ मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन। तो मैग्नीट्यूड क्या है? ये है वेक्टर ए। और डायरेक्शन के लिए मैग्नीट्यूड किसको बुलाएगा? यूनिट वेक्टर को। किसको बुलाएगा? यूनिट वेक्टर। लेकिन कौन से यूनिट वेक्टर को बुलाएगा? जिस यूनिट वेक्टर के पास वेक्टर ए का डायरेक्शन, उस यूनिट वेक्टर को बुलाएगा। तो ऐसा यूनिट वेक्टर कौन होगा? ए कैप। कौन होगा? ए कैप। अरे समझिए, तो देखो
ये कौन है? यूनिट वेक्टर, जिसको हम बोलेंगे ए कैप। इसी को हम क्या बोलेंगे? यूनिट वेक्टर ए। तो ए कैप का क्या काम है? वेक्टर के मैग्नीट्यूड के साथ जुड़ेगा और ओवरऑल वेक्टर बना लेगा। मतलब वेक्टर को क्या प्रोवाइड करेगा? डायरेक्शन। वेक्टर को क्या प्रोवाइड करेगा? डायरेक्शन, है ना। जैसे वेक्टर ए बनाना है तो वेक्टर ए का मैग्नीट्यूड के पास और भी ऑप्शन हो सकते हैं, ए कैप, बी कैप, सी कैप। ये तीनों यूनिट वेक्टर है, तीनों डायरेक्शन प्रोवाइड कर सकते हैं। लेकिन वेक्टर ए का डायरेक्शन कौन दे सकता है? ए कैप। तो यहाँ कौन आ जाएगा? ए कैप। वैसे ही अगर वेक्टर बी बनाना है तो वेक्टर बी का मैग्नीट्यूड किसको बुलाएगा? ए कैप, बी कैप की सी कैप को? B B cap. बी कैप को, क्योंकि बी कैप इज द यूनिट वेक्टर बी, दैट इज दिस बी कैप प्रोवाइड्स द डायरेक्शन। वो बी कैप वो डायरेक्शन प्रोवाइड करेगा जो वेक्टर बी को चाहिए। तो यहाँ कौन आ जाएगा? बी कैप। वेक्टर सी बनाना है तो मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर सी इंटू सी कैप। तो ये यही जो है, ये ए कैप, बी कैप और सी कैप, यही क्या कहलाते हैं? यूनिट वेक्टर्स। क्या कहलाते हैं? यूनिट वेक्टर्स। इनकी क्या खासियत है? ए कैप का खुद का मैग्नीट्यूड कितना? 1, क्योंकि यूनिट वेक्टर है। बी कैप का खुद का मैग्नीट्यूड कितना? 1। सी कैप का खुद का मैग्नीट्यूड कितना? 1, क्योंकि ए कैप भी एक वेक्टर ही है। ए कैप भी एक वेक्टर ही है, तो इसके पास भी एक मैग्नीट्यूड होगा, डायरेक्शन होगा। तो इसके मैग्नीट्यूड को मैं ऐसे रिप्रेजेंट कर सकता हूँ। तो मैग्नीट्यूड ऑफ ए कैप इज 1, मैग्नीट्यूड ऑफ बी कैप इज 1, मैग्नीट्यूड ऑफ सी कैप इज 1। क्यों? क्योंकि ये तीनों यूनिट वेक्टर और इनके पास क्या होगा? डायरेक्शन। ए कैप के पास कैसा डायरेक्शन होगा? जो डायरेक्शन वेक्टर ए को चाहिए। बी कैप के पास कैसा डायरेक्शन होगा? जो डायरेक्शन वेक्टर बी को चाहिए। सी कैप के पास कैसा डायरेक्शन होगा? जो डायरेक्शन वेक्टर सी को चाहिए। तीनों में सिमिलैरिटी क्या है? तीनों का मैग्नीट्यूड 1 होगा। तीनों का काम क्या है? डायरेक्शन प्रोवाइड। आ रहा है ये समझ में? Yes Yes. sir. जैसे कि मान लो एक फोर्स है बेटा, 20 न्यूटन टुवर्ड्स नॉर्थ। ये एक फोर्स है 20 न्यूटन टुवर्ड्स नॉर्थ, है ना। ये वेक्टर मुझे बनाना है, ये वेक्टर मुझे बनाना है। तो ये वेक्टर कैसे बनेगा? ये इसका मैग्नीट्यूड हो गया, ये 20 न्यूटन मैग्नीट्यूड हो गया, और नॉर्थ क्या होगा? डायरेक्शन एफ कैप हो गया। ये हो गया ना, ऐसे ही तो बनेगा ये वेक्टर। अब क्या होगा? ये बना कैसे होगा? इसका प्रोसीजर, ये बनने का प्रोसीजर कैसे होगा कि 20 न्यूटन दैट इज मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स किसके साथ जुड़ेगा? डायरेक्शन के साथ। मतलब 20 न्यूटन को डायरेक्शन चाहिए। अब इसके पास 4 ऑप्शन हो सकते हैं, 1 नॉर्थ, 1 साउथ। 1 नॉर्थ को एफ कैप बोल दे रहा हूँ। एफ क्यों बोल रहा हूँ? क्योंकि फोर्स के लिए इसका डायरेक्शन, जो फोर्स को डायरेक्शन चाहिए नॉर्थ का, वो डायरेक्शन इसके पास है ना। इसको मैं ए कैप बोल दिया, 1 ईस्ट। इसको मैं बी कैप बोल दिया, 1 वेस्ट। इसको मैं सी कैप बोल दिया। तो ये किसको बुलाएगा? हाँ बेटा। सर तो हमको एक्चुअल जो वेक्टर है उसको कौन सा डायरेक्शन चाहिए? नॉर्थ का। एक्चुअल जो वेक्टर है उसको कहाँ का डायरेक्शन चाहिए? नॉर्थ का। तो भाई मैग्नीट्यूड ऐसे यूनिट वेक्टर से कंबाइन होगा ना जिसका डायरेक्शन कहाँ होगा? नॉर्थ का। तो मैग्नीट्यूड किसको बुलाएगा? 1 नॉर्थ, 1 साउथ, 1 ईस्ट और 1 वेस्ट। किसको बुलाएगा बेटा? 1 north. नॉर्थ। North. 1 नॉर्थ को बुलाएगा ना। तो बनेगा कैसा? फोर्स कैसे बन रहा है? मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स इनटू प्रॉपर यूनिट वेक्टर। और प्रॉपर यूनिट वेक्टर कौन है इसके लिए? एफ कैप। प्रॉपर यूनिट वेक्टर कौन है? एफ कैप। तो इस तरह से क्या मिलेगा? एक वेक्टर मिलेगा। आ रहा है क्या समझ में कैसे बनता है ये? यस सर। तो देखो, फोर्स बनाना है कौन सी? 20 न्यूटन टुवर्ड्स नॉर्थ। तो 20 न्यूटन दैट इज मैग्नीट्यूड किसके साथ कंबाइन होगा? 1 नॉर्थ के साथ। 1 नॉर्थ के साथ। तो क्या आ जाएगा? फोर्स कितनी मिल जाएगी? 20 न्यूटन, 20 इंटू 1, 20 न्यूटन टुवर्ड्स नॉर्थ। ये बन जाएगी कंप्लीट फोर्स। अच्छा, इंटू 2 नॉर्थ क्यों नहीं किए बेटा? 20 न्यूटन, मान लो एक और वेक्टर है 2 नॉर्थ, उसको क्यों नहीं बोला है? इससे मल्टीप्लाई करने से
20 न्यूटन से हम मान लो एक और वेक्टर 2 नॉर्थ, इसके पास भी डायरेक्शन नॉर्थ का, लेकिन मैग्नीट्यूड 2 है, इसको क्यों नहीं बुलाया गया मल्टीप्लाई होने के लिए? सर ये तो यूनिट 40 वेक्टर नहीं है। न्यूटन हो जाता तो वो गलत हो जाता। मैग्नीट्यूड को किसी ऐसे वेक्टर के साथ मल्टीप्लाई कर देते जिसका जो यूनिट वेक्टर ना हो, जिसका मैग्नीट्यूड 1 ना हो, दूसरा हो। जैसे मान लो 2 नॉट से मल्टीप्लाई कर दोगे तो एक्चुअल मैग्नीट्यूड चेंज हो जाएगा, 20 इंटू 2 क्या हो जाएगा 40 न्यूटन टुवर्ड्स नॉर्थ, वेक्टर ही चेंज हो जाएगा। इसलिए मैग्नीट्यूड जो है वो किसके साथ मल्टीप्लाई होता है? हमेशा यूनिट वेक्टर के साथ, ताकि जो ओरिजिनल मैग्नीट्यूड है उसमें कोई चेंज ना आए और इन एडिशन क्या मिल जाए? डायरेक्शन। पहले कौन था? अकेला मैग्नीट्यूड, अब वो बुला रहा है किसको? आओ भाई यूनिट वेक्टर के पास आया। देखो यूनिट वेक्टर 1 नॉट, अब 20 इंटू 1 20 ही रहेगा। मैग्नीट्यूड में कोई चेंज हुआ क्या? नहीं हुआ। मैग्नीट्यूड में कोई चेंज नहीं हुआ। क्या मिल गया? एडिशन में क्या मिल गया? डायरेक्शन। एडिशनल में क्या मिल गया? डायरेक्शन। इसीलिए हमेशा यूनिट वेक्टर को कंबाइन किया जाता है मैग्नीट्यूड के साथ, सो दैट यूनिट वेक्टर मैग्नीट्यूड में कोई ऑल्टरेशन ना करे, कोई चेंज ना करे, और इन एडिशन वो क्या प्रोवाइड कर दे? डायरेक्शन। समझ में आया कि इतना पॉइंट? यस यस सर। जितने भी यूनिट वेक्टर्स होंगे सबके मैग्नीट्यूड 1 होंगे, सबके पास डायरेक्शन होंगे। यूनिट वेक्टर का काम क्या होता है? ये मैग्नीट्यूड के साथ कंबाइन हो जाते हैं और क्या प्रोवाइड करते थे? वेक्टर को डायरेक्शन। ठीक, तो किसी भी वेक्टर को हम कैसे रिप्रेजेंट करेंगे बेटा? मैग्नीट्यूड ऑफ दैट वेक्टर इनटू इट्स यूनिट वेक्टर ए कैप। जैसे वेक्टर ए का यूनिट वेक्टर ए कैप, ठीक है, इसको हम क्या पढ़ेंगे? ये क्या है बेटा? यूनिट वेक्टर ए, और इसी को क्या बोलते हैं? ए कैप। लिख लेंगे यूनिट वेक्टर ए और ए कैप, यूनिट वेक्टर ए और ए कैप। देयरफॉर ए कैप हो जाएगा वेक्टर ए अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए। ये लिख लो, वेक्टर ए अपॉन, कभी भी आपको अगर ए कैप चाहिए, ए कैप क्या है? यूनिट वेक्टर ए, वेक्टर ए का यूनिट वेक्टर, तो आप इस फॉर्मूले से निकाल सकते हैं, वेक्टर ए अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए, ऐसा करके निकाल सकते हैं। नोट कर लीजिए इसको। Yes, ठीक है, sir. ये समझ में आया कैसे निकालेंगे? ए कैप कैसे Yes, sir. निकालोगे? वेक्टर ए डिवाइडेड बाय मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए। क्यों? क्योंकि वेक्टर ए को हम कैसे लिख सकते हैं? मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए इनटू ए कैप। तो यहाँ से ए कैप क्या आ जाएगा? वेक्टर ए अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए। वैसे ही अगर मुझे वेक्टर बी चाहिए, बी कैप चाहिए, तो कैसे निकालूंगा? वेक्टर बी अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर बी, ऐसा करके निकाल सकता हूँ बी कैप। जस्ट एग्जांपल कि ये बी, वेक्टर बी कोई दूसरा वेक्टर है, तो उसका यूनिट वेक्टर कैसे निकाल सकते हैं? वेक्टर बी अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर बी। क्लियर है ये? यस सर। यस सर। चलो अब अगला पॉइंट देखें। जैसे मैंने लास्ट एग्जांपल लिया था, फोर्स इज 20 न्यूटन टुवर्ड्स नॉर्थ, ठीक है, और एफ कैप कौन था? 1 नॉर्थ। एफ कैप कौन था? 1 नॉर्थ। एफ कैप किसका यूनिट वेक्टर है? फोर्स का। मतलब फोर्स, इस फोर्स को जो डायरेक्शन चाहिए वो कौन प्रोवाइड कर रहा है? एफ कैप। ठीक, अच्छा, वेक्टर फोर्स का डायरेक्शन बताओ बेटा, फोर्स का डायरेक्शन बताओ। Sir, फोर्स का north. डायरेक्शन North. नॉर्थ। नॉर्थ। और North. एफ कैप का डायरेक्शन बताओ। North. नॉर्थ। North. नॉर्थ। North. गुड, मतलब एफ कैप इज पैरेलल टू वेक्टर एफ। लिख सकते हैं हम ऐसा, क्योंकि दोनों का Yes, डायरेक्शन sir. सेम है। यस सर। तो कहने का मतलब है कि कोई भी यूनिट वेक्टर अपने वेक्टर से क्या होता है? पैरेलल होता है। कोई भी यूनिट वेक्टर अपने वेक्टर से पैरेलल होता है। तो अगर मैं आपसे पूछूं फाइंड अ यूनिट वेक्टर व्हिच इज पैरेलल टू वेक्टर ए, तो वो ए कैप होगा कि बी कैप होगा? A cap. ए कैप। ए कैप। क्योंकि वेक्टर ए का पैरेलल उसका खुद का यूनिट वेक्टर होगा। तो अगर मैं बोल रहा हूँ व्हिच इज दैट यूनिट वेक्टर व्हिच इज पैरेलल टू वेक्टर ए, तो वो ए कैप होगा।
एंड विच इज दैट यूनिट वेक्टर विच इज पैरेलल टू वेक्टर बी, तो वो कौन होगा? बी कैप, क्योंकि बी कैप किसके पैरेलल होगा? वेक्टर बी के, और ए कैप किसके पैरेलल होगा? वेक्टर ए के। आ रहा है ये समझ में पॉइंट? Yes. Yes, sir. Yes, sir. लिखेंगे नेक्स्ट पॉइंट। नेक्स्ट पॉइंट लिखेंगे ए कैप इज पैरेलल टू वेक्टर ए। लिख लेंगे ए कैप इज पैरेलल टू वेक्टर ए। क्लियर है यहाँ तक? Yes, sir. Yes. ए कैप इज पैरेलल टू वेक्टर ए। चलो ठीक, चलो नेक्स्ट लिखेंगे थ्री स्टैंडर्ड यूनिट वेक्टर्स। थ्री स्टैंडर्ड यूनिट वेक्टर्स। थ्री स्टैंडर्ड यूनिट वेक्टर्स। तीन यूनिट वेक्टर्स फिक्स्ड है। अब हमको मालूम है कि एक्स वाई जेड सिस्टम में तीन एक्सिस होते हैं, एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस एंड जेड एक्सिस। ज्यादातर हम हॉरिजॉन्टल एक्सिस को क्या लेते हैं? एक्स एक्सिस। ये हो गया ओरिजिन, ये हो गया वाई एक्सिस। ज्यादातर वर्टिकल एक्सिस को क्या लेते हैं? वाई एक्सिस लेते हैं। ऐसा लेकिन जरूरी नहीं बेटा, हॉरिजॉन्टल को आप वाई भी ले सकते हो, जेड भी ले सकते हो, कुछ भी ले सकते हो। लेकिन जो प्रचलन में है जनरली क्या होता है कि हॉरिजॉन्टल एक्सिस को क्या लेते हैं? एक्स एक्सिस लेते हैं, वर्टिकल एक्सिस को वाई एक्सिस लेते हैं। लेते हैं कि नहीं लेते हैं? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. तो ये हो गया एक्स एक्सिस, ये हो गया वाई एक्सिस, और जो थर्ड एक्सिस होता है वो ऐसा बाहर की तरफ परपेंडिकुलर होता है, थ्री डायमेंशनल है। लेकिन बोर्ड में अपन ऐसा नहीं दिखा सकते, तो मैं ऐसा दिखा रहा हूँ, जेड एक्सिस। क्लियर है ये? Yes, तीन sir. एक्सिस Yes, होते sir. हैं। Yes, sir. अब डायरेक्शन प्रोवाइड करने का काम किसका है? यूनिट वेक्टर का। तो एक्स एक्सिस के लिए यूनिट वेक्टर फिक्स है, कौन? आई कैप। कौन है? आई कैप। आ रहा है ये समझ में? एक्स एक्सिस के लिए डायरेक्शन कौन देगा? आई कैप। वाई एक्सिस के लिए कौन देगा? जे कैप। और जेड एक्सिस के लिए डायरेक्शन कौन प्रोवाइड करेगा? के कैप। देखो एक्स एक्सिस के लिए डायरेक्शन फिक्स है, कौन देगा? आई कैप। वाई एक्सिस के लिए जे कैप और जेड एक्सिस के लिए के कैप। ये नोट कर लो पहले। जैसे एग्जांपल फर्स्ट लिखेंगे। फोर्स जो है, फोर्स आपको दिया है 20 न्यूटन जे कैप। बताओ फोर्स का डायरेक्शन बताओ। Towards y axis. y-axis, वो समझो इसको। फोर्स क्या है? वेक्टर क्वांटिटी, इसके पास मैग्नीट्यूड होगा और डायरेक्शन होगा। तो ये 20 न्यूटन क्या है बेटा? मैग्नीट्यूड। और डायरेक्शन कौन है? डायरेक्शन कौन देता है? यूनिट वेक्टर। और जे कैप इज अ यूनिट वेक्टर व्हिच इज असाइन्ड फॉर वाई एक्सिस। तो Right. इसका डायरेक्शन किधर होगा? द डायरेक्शन इज अलोंग वाई एक्सिस। आ रहा है समझ में? Yes, sir. लेकिन एक पॉइंट फिर से, अब वाई एक्सिस में भी दो डायरेक्शन हो सकता है। ऊपर है तो पॉजिटिव वाई एक्सिस, नीचे है तो नेगेटिव वाई एक्सिस। तो कैसे पता चलेगा कि पॉजिटिव है या नेगेटिव? ये प्लस जे है, इसके सामने माइनस तो नहीं है। मैंने बताया है हमेशा कि किसी भी वेक्टर के सामने माइनस साइन लगेगा मतलब उसका डायरेक्शन हमेशा उलट जाएगा। और एक चीज और बताया कि मैग्नीट्यूड कभी भी नेगेटिव नहीं होता, मैग्नीट्यूड हमेशा क्या होता है? पॉजिटिव। तो ये प्लस जे है कि माइनस जे? बताओ। Plus J. Plus. प्लस जे मतलब पॉजिटिव वाई एक्सिस। तो क्या लिखूंगा? डायरेक्शन अलोंग पॉजिटिव वाई एक्सिस। क्लियर है? क्लियर है ये? Yes, sir. Yes, sir. सेकेंड, अगर आपको फोर्स लिखा रहता -10 न्यूटन जे कैप, बताओ डायरेक्शन कहाँ होता फोर्स का? Along negative. Along negative Along y-axis. negative. वेरी गुड। इसको प्रॉपरली हम मुझे ऐसा लिखना चाहिए, फोर्स इज 10 न्यूटन माइनस जे कैप। क्यों? क्योंकि मैग्नीट्यूड कभी भी निगेटिव नहीं होता, मैग्नीट्यूड इज ऑलवेज पॉजिटिव। तो ये माइनस साइन किसके सामने आएगा? उसके सामने आएगा जो डायरेक्शन प्रोवाइड करता है, डायरेक्शन के सामने आएगा, यूनिट वेक्टर के सामने आएगा। तो माइनस जे मतलब प्लस जे का उल्टा। माइनस साइन लग गया मतलब डायरेक्शन जो है उलट गया।
जे का डायरेक्शन अगर पॉजिटिव वाई एक्सिस है तो माइनस जे का डायरेक्शन कहाँ होगा, निगेटिव वाई एक्सिस में। तो इसका मैग्नीट्यूड कितना, 10 न्यूटन, क्योंकि मैग्नीट्यूड कभी भी नेगेटिव नहीं होता। तो इसको देख के आप ये मत सोच लेना कि मैग्नीट्यूड इज -10 न्यूटन, गलत हो जाएगा। डायरेक्शन निगेटिव वाई एक्सिस, क्लियर है ये? Yes, Yes, sir. Yes, sir. नोट कर लो, सारी चीजें बेटा यूज होने वाली है आगे, बहुत कम है ये सब, है ना। अभी इसलिए अपन स्टेप बाय स्टेप सीख रहे। थर्ड एग्जांपल, वेलोसिटी इज 5 मीटर पर सेकेंड आई कैप। बताओ वेलोसिटी का डायरेक्शन X axis. along positive x-axis. क्या हो जाएगा, देखिए v = 5 मीटर पर सेकेंड आई कैप। मैग्नीट्यूड हमेशा पॉजिटिव, कितना, 5 मीटर पर सेकेंड, नंबर और यूनिट दोनों को मिला के मैग्नीट्यूड बोलते हैं। डायरेक्शन इज आई कैप। आई कैप इज अ यूनिट वेक्टर जिसको रिस्पॉन्सिबिलिटी मिली है कौन से एक्सिस में डायरेक्शन देने की, एक्स एक्सिस में। तो क्या आ जाएगा, डायरेक्शन इज अलोंग पॉजिटिव एक्स एक्सिस। फोर्थ अगर मैं लिखूं कि एक्सेलरेशन इज 4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर माइनस के कैप। चलिए बताएंगे एक्सेलरेशन का डायरेक्शन। एक्सेलरेशन इज 4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर माइनस Along negative z-axis. के कैप की रिस्पॉन्सिबिलिटी कहाँ की, जेड एक्सिस, लेकिन के कैप के सामने माइनस साइन है, मतलब डायरेक्शन इज अलोंग नेगेटिव जेड एक्सिस। तो क्या आ जाएगा, मैग्नीट्यूड कितना, 4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, क्योंकि एक्सेलरेशन की यूनिट आती है मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। डायरेक्शन ऑफ एक्सेलरेशन इज नेगेटिव जेड एक्सिस। तो तीन स्टैंडर्ड यूनिट वेक्टर्स हैं, आई कैप, जे कैप और के कैप। क्लियर है यहाँ तक? Yes, sir. yes, sir. Yes, sir. Yes. क्वेश्चन में अगर बोल दिया कि पहचानो कि ये वेक्टर यूनिट वेक्टर है कि नहीं है, तो उसको कैसे पहचानोगे, उसको प्रूफ कैसे करोगे? अगर उस गिवन वेक्टर का मैग्नीट्यूड 1 आ जाए, अगर उस गिवन वेक्टर का मैग्नीट्यूड 1 आ जाए तो वो क्या कहलाएगा, यूनिट वेक्टर। समझ में आ गया? चेक Yes, करने का sir. Yes, तरीका। sir. Yes, sir. अगर आपसे बोल दिया गया है कि भाई आप चेक करो कि ये वेक्टर यूनिट वेक्टर है या नहीं है, तो कैसे चेक करेंगे? अगर उस वेक्टर का मैग्नीट्यूड 1 आ गया तो 100% क्या है, यूनिट वेक्टर। ये ध्यान रखोगे? Yes, sir. Yes, sir. ठीक। अब थोड़ा सा कुछ एडवांस जो आगे हम पढ़ने वाले हैं उसका थोड़ा सा मैं अभी बता रहा हूँ, क्योंकि मुझे कुछ पॉइंट्स अभी बता दे रहा हूँ जिसको मैं बाद में भी डिस्कस करूंगा, क्योंकि कुछ क्वेश्चन मुझे, कुछ कॉन्सेप्ट्स आपके यूनिट वेक्टर से भी के और कुछ क्वेश्चन मुझे क्लियर करने हैं। यूनिट वेक्टर से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन कराने हैं जो कि कॉन्सेप्चुअल है, इंपॉर्टेंट है। तो उसके लिए थोड़ा सा कुछ चीजें मैं आपको बताऊंगा, वो आपको सुनना है। जैसे एक होता है बेटा वन डायमेंशनल वेक्टर। वन डायमेंशनल वेक्टर, वन डायमेंशनल वेक्टर किसको बोलेंगे? ऐसा वेक्टर जिसका डायरेक्शन सिंगल एक्सिस की तरफ हो। ऐसा वेक्टर जिसका डायरेक्शन सिंगल एक्सिस की तरफ हो, ऐसे वेक्टर को हम वन डायमेंशनल बोलेंगे, वन डायमेंशनल वेक्टर। तो वेक्टर हुज डायरेक्शन इज अलोंग वन एक्सिस ओनली, या तो एक्स एक्सिस, या तो वाई एक्सिस, या तो जेड, किसी एक डायरेक्शन में। ऐसा वेक्टर जो किसी एक ही एक्सिस के अलोंग डायरेक्टेड हो, ऐसे वेक्टर को हम क्या बोलेंगे? वन डायमेंशनल वेक्टर। या बोलो ऐसा वेक्टर, है ना, देखो जैसे एग्जांपल लिखा, एग्जांपल है वेक्टर ए है, मान लो 8 आई कैप। तो ये वन डायमेंशनल वेक्टर होगा कि नहीं, बताओ? Yes, sir. होगा। Yes. समझ में आ रहा है? Sir, एक बार Sir, ये फिर से। पॉजिटिव नेगेटिव। कोई भी एक एक्सिस, कोई भी एक एक्सिस, जैसे मैं राइट साइड चले जा रहा हूँ, मैं इधर चले जा रहा हूँ, कौन से एक्सिस में? राइट साइड चले जा रहा हूँ, तो मेरा डायरेक्शन एक ही एक्सिस के अलाउंग है। तो मेरी जो वेलोसिटी होगी, जिस वेलोसिटी से मैं मूव कर रहा हूँ, वो वन डायमेंशन क्या होगी? वन डायमेंशन। क्योंकि देखो ऑब्जेक्ट उसी डायरेक्शन में मूव करता है जिस डायरेक्शन में उसकी नेट वेलोसिटी होती है।
तो भाई अगर मैं इसी डायरेक्शन में मूव कर रहा हूँ तो मेरी वेलोसिटी का भी डायरेक्शन यही होगा। मतलब अगर मैं एक सिंगल एक्सिस की तरफ मूव कर रहा हूँ, सिंगल एक्सिस के अलाउंग मेरा डायरेक्शन है, तो मेरी वेलोसिटी का डायरेक्शन भी सिंगल एक्सिस के अलाउंग होगा। मतलब मेरी वेलोसिटी जो है उसका डायरेक्शन एक ही एक्सिस के अलाउंग होगा। तो जो मेरा वेलोसिटी वेक्टर होगा वो क्या होगा, वन डायमेंशनल वेक्टर। समझ में आया क्या? सर इसमें Yes, पॉजिटिव sir. नेगेटिव। हाँ बेटा। हाँ, अब जैसे मान लो आप इधर जा रहे हो, भाई आप इधर जा, जैसे एक दो ट्रेन है, एक ट्रेन इधर जा रही है इसकी वेलोसिटी v1, दूसरी ट्रेन इधर जा रही है इसकी वेलोसिटी v2। इस ट्रेन को मैं a बोल रहा हूँ, इस ट्रेन को b बोल रहा हूँ। दोनों की वेलोसिटी वन डायमेंशनल, दोनों की वेलोसिटी का डायरेक्शन एक ही एक्सिस में, इसका डायरेक्शन पॉजिटिव एक्स एक्सिस की तरफ, एक ही एक्सिस की तरफ है, तो ये वन डायमेंशनल वेक्टर कहलाएगी। इसका भी डायरेक्शन, इसकी वेलोसिटी का भी डायरेक्शन एक ही एक्सिस की तरफ है, कौन सा, नेगेटिव एक्स एक्सिस की तरफ, तो ये भी इसकी वेलोसिटी भी क्या कहलाएगी, वन डायमेंशनल। आ रहा है ये समझ में? Yes, sir. sir. Yes, sir. किसी एक एक्सिस की तरफ डायरेक्टेड होना, बस किसी एक एक्सिस की तरफ अगर डायरेक्शन है तो वो वेक्टर क्या कहलाएगा, वन डायमेंशनल वेक्टर। अभी क्लियर है? Yes, sir. Yes, sir. अब एक होता है टू डायमेंशनल वेक्टर, एक होता है टू डायमेंशनल वेक्टर। अभी ये सब लिखना नहीं बेटा, अभी नहीं लिखना है, अभी जस्ट मैं समझा रहा हूँ और कुछ पॉइंट सिखाऊंगा, उसको भी आप ध्यान रखना। फिर आगे अपन देखेंगे कि मैं भी जो बता रहा हूँ वो कैसे आया, अभी बस ध्यान रखना। अब टू डायमेंशनल वेक्टर जो होता है, ये होता है टू डायमेंशनल वेक्टर, मतलब ऐसा वेक्टर जिसका डायरेक्शन किसी दो एक्सिस के बीच में, जिसका डायरेक्शन किसी दो एक्सिस के बीच में, जैसे ये वेक्टर फोर्स मान लो ऐसी लग रही है इधर, तो ये एक्स और वाई एक्सिस के बीच में, तो ये क्या कहलाएगा, ये फोर्स क्या कहलाएगी, टू डायमेंशनल। आ रहा है ये समझ में? Yes, sir. Yes, sir. sir. ठीक, तो ये फोर्स क्या कहलाएगी, टू डायमेंशनल, क्योंकि इसका डायरेक्शन किसी एक एक्सिस की तरफ नहीं है, ना एक्स की तरफ ना वाई की तरफ, बीच में कहीं, ये क्या कहलाएगी, टू डायमेंशनल वेक्टर। अब किसी भी टू डायमेंशनल वेक्टर की वैल्यू उन दो एक्सिस में होती है जिन दो एक्सिस के बीच में होता है। जैसे फोर्स कौन कौन से एक्सिस के बीच में, एक्स में और वाई में, तो फोर्स का मैग्नीट्यूड एक्स एक्सिस में भी होगा और वाई में भी होगा, फोर्स का मैग्नीट्यूड एक्स में भी होगा और वाई में भी होगा। क्यों? क्योंकि फोर्स का डायरेक्शन जो है इट इज इन बिटवीन एक्स एंड वाई एक्सिस। ऐसा क्यों होता है ये हम आगे देखेंगे, अभी के लिए समझ लो। क्योंकि फोर्स एक्स और वाई एक्सिस के बीच में है, इसलिए इसका कुछ पार्ट एक्स एक्सिस में होगा, मतलब इसका मैग्नीट्यूड एक्स एक्सिस में भी होगा और वाई एक्सिस में भी होगा। फोर्स के इस मैग्नीट्यूड्स को, फोर्स के इन मैग्नीट्यूड्स को जो कि एक्स और वाई एक्सिस में, इनको बोलते हैं कंपोनेंट्स ऑफ फोर्स। क्या बोलेंगे इनको, ये कहलाएगा एक्स कंपोनेंट, ये कहलाएगा वाई कंपोनेंट, ये कहलाएगा एक्स कंपोनेंट, ये कहलाएगा वाई कंपोनेंट। एफ एक्स क्या है, एक्स कंपोनेंट ऑफ फोर्स, वाई एफ वाई क्या है, वाई कंपोनेंट ऑफ फोर्स। एफ एक्स क्या है, फोर्स का मैग्नीट्यूड एक्स एक्सिस, एफ वाई क्या है, फोर्स का मैग्नीट्यूड वाई एक्सिस। तो जब भी टू डायमेंशनल वेक्टर होता है तो उस टू डायमेंशनल वेक्टर के मैग्नीट्यूड दोनों एक्सिस में होंगे। जैसे ये एक्स और वाई के बीच में, इसका मैग्नीट्यूड एक्स एक्सिस में भी होगा और वाई एक्सिस में भी होगा। आ रहा है क्या समझ में ये? Yes, sir. सर इसको रिप्रेजेंट कैसे करेंगे? हाँ बता रहा हूँ ना अभी बेटा, देखो वैसे ही अगर मान लो वेलोसिटी, मान लो मैं इसको z एक्सिस से रिप्रेजेंट कर रहा हूँ और ये हो गया x एक्सिस, कुछ भी कर सकते हैं हम, ऐसा जरूरी नहीं कि हॉरिजॉन्टल एक्सिस हमेशा x में ही हो। तो मुझे बताओ ये वेलोसिटी टू डायमेंशनल है कि वन डायमेंशनल? Two dimensional. टू टू डायमेंशनल। डायमेंशनल, क्योंकि ये किसी दो एक्सिस के बीच में है। अब ये क्योंकि z और x के बीच में है, इसलिए इसका मैग्नीट्यूड z एक्सिस में भी होगा और x एक्सिस में भी होगा, मतलब इसका z कंपोनेंट भी होगा और x कंपोनेंट भी होगा। आ रहा है ये समझ में? z कंपोनेंट Yes, को sir. अपन बोलेंगे Yes, sir. vz और x कंपोनेंट को बोलेंगे vx। इसका y कंपोनेंट नहीं होगा, इसका y कंपोनेंट 0 होगा। क्यों? क्योंकि ये दो एक्सिस के बीच में है, जिन दो एक्सिस के बीच में है उन्हीं दो एक्सिस में इसके कंपोनेंट्स होंगे। आ रहा है समझ में? Yes, Yes, sir. sir. Yes, sir. मतलब Yes, sir. वेलोसिटी की z एक्सिस में वैल्यू कितनी, vz, वेलोसिटी की x एक्सिस में वैल्यू कितनी, vx। तो मैं वेलोसिटी को
वेक्टर फॉर्म में कैसे लिखूंगा, इसका z कंपोनेंट और x कंपोनेंट का वेक्टर सम करूंगा। वेलोसिटी का z कंपोनेंट कितना, vz, डायरेक्शन किधर, z एक्सिस की तरफ, तो क्या लिखूंगा j कैप, प्लस वेलोसिटी का x कंपोनेंट कितना, vx, डायरेक्शन किधर, x एक्सिस की तरफ, इसलिए क्या लिखूंगा i कैप। ये तो k कैप होता है ना डायरेक्शन। हाँ बेटा, हाँ सॉरी हाँ सॉरी k कैप। तो इस तरह से मैं आई कैप और के कैप के टर्म में वेक्टर वेलोसिटी को रिप्रेजेंट करूंगा, वेलोसिटी को कंप्लीट वेक्टर फॉर्म में इस तरह से रिप्रेजेंट करूंगा। समझ में आ रहा है क्या कैसे किया, यस सर। Yes, sir. सर। है ना। इसके पहले जैसे जो फोर्स था, फोर्स कौन कौन से एक्सिस के बीच में था, मान लो ये एक्स एक्सिस है और ये वाई एक्सिस है, ये फोर्स है। फोर्स के दो पार्ट्स, दो कंपोनेंट, एक्स कंपोनेंट एफ एक्स, वाई कंपोनेंट एफ वाई। तो फोर्स को वेक्टर फॉर्म में मैं कैसे लिखूंगा, एफ एक्स कौन से डायरेक्शन में, एक्स एक्सिस आई कैप, प्लस एफ वाई कौन से डायरेक्शन में, जे कैप, वाई एक्सिस जे कैप। तो इस तरह से मैं कंप्लीट फोर्स को रिप्रेजेंट करूंगा इन वेक्टर फॉर्म। आ रहा है ये समझ में। यस सर। Yes, sir. Yes, sir. तो हम किसी भी टू डायमेंशनल वेक्टर को कैसा लिख सकते हैं, बी एक्स आई प्लस बी वाई जे। ऐसा कब लिखूंगा, जब ये वेक्टर एक्स वाई एक्सिस के बीच में होगा तब ऐसा लिखूंगा, या ऐसा भी लिख सकता हूँ बी एक्स आई प्लस बी जेड के। ऐसा कब लिखूंगा बताओ, जब वेक्टर का डायरेक्शन किन दो एक्सिस के बीच में होगा, X and Z एक्स के और बीच में। जेड, एक्स और जेड के, और बी बी वाई जे प्लस बी जेड के। ऐसा कब लिख सकता हूँ, जब Y वेक्टर and भी Z किसके axis। बीच में होगा, वाई और जेड एक्सिस के बीच में होगा। आ रहा है ये समझ में। यस Yes, सर। sir. तो वन डायमेंशनल वेक्टर ऐसा है बेटा। अब टू डायमेंशनल वेक्टर है, मान लो वेक्टर बी, तो मैं इसको ऐसा लिख सकता हूँ 4i प्लस 6j, ऐसा लिख सकता हूँ। यस सर। ये टू डायमेंशनल वेक्टर हो गया। ये फोर एक्चुअल में क्या है ना, ये जरूर ऐसा होगा, हाँ, वेक्टर भी ऐसा, ये वेक्टर भी ऐसा होगा। ये हो गया एक्स एक्सिस, ये हो गया वाई एक्सिस, क्योंकि आई और जे आ रहा है, ये हो गया एक्स एक्सिस, ये हो गया वाई एक्सिस। तो वेक्टर बी का मैग्नीट्यूड एक्स एक्सिस में कितना है, बी एक्स, जिसकी वैल्यू कितनी है 4। वेक्टर बी का मैग्नीट्यूड वाई एक्सिस में, जिसको मैं बी वाई से डिनोट कर रहा हूँ, उसका मैग्नीट्यूड कितना है 6। इस तरह से मैं इसको लिख सकता हूँ। तो 4 क्या है एक्चुअल में, वेक्टर बी का मैग्नीट्यूड एक्स एक्सिस में कितना है 4, वेक्टर बी का मैग्नीट्यूड वाई एक्सिस में कितना है 6। आ रहा है ये समझ में। यस सर। Yes, sir. है ना। तो वेक्टर बी, ऐसे वेक्टर जिनके मैग्नीट्यूड दो एक्सिस में हो, ऐसे वेक्टर को हम क्या बोलते हैं, टू डायमेंशनल वेक्टर। ये दूसरा डेफिनेशन हो गया। पहला डेफिनेशन क्या था टू डायमेंशनल वेक्टर का, कि ऐसा वेक्टर जो किसी दो एक्सिस, जिसका डायरेक्शन किसी दो एक्सिस के बीच में हो, ऐसे वेक्टर को टू डायमेंशनल वेक्टर बोलेंगे। मतलब ऐसा वेक्टर जो ना ही एक्स एक्सिस में लाई कर रहा हो, ना ही वाई एक्सिस में लाई कर रहा हो, इनके बीच में कहीं हो उसका डायरेक्शन, ऐसे वेक्टर को टू डायमेंशनल वेक्टर बोलेंगे। ये मैं पहला डेफिनेशन बताया था, आप लोगों को याद आ रहा है। Yes, यस sir. सर। अब दूसरा डेफिनेशन देखो क्या आ रहा है, कि मैं किसी भी वेक्टर को, जैसे फोर्स है, उसको ऐसा लिख सकता हूँ एफ एक्स आई प्लस एफ वाई जे। व्हाट इज एफ एक्स, मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स अलोंग एक्स एक्सिस। व्हाट इज एफ वाई, मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स अलोंग वाई एक्सिस। मतलब कोई भी वेक्टर जिसका मैग्नीट्यूड दो एक्सिस में हो, ऐसे वेक्टर को हम क्या बोलेंगे, टू डायमेंशनल वेक्टर। आ रहा है ये समझ में। यस सर। Yes, sir. है ना। देखो b का मैग्नीट्यूड x एक्सिस में कितना 4, b का मैग्नीट्यूड y एक्सिस में कितना 6। तो ये क्या कहलाएगा, टू डायमेंशनल वेक्टर। जबकि इसका मैग्नीट्यूड वन डायमेंशनल वेक्टर का एक और डेफिनेशन हम बोल सकते हैं कि वन डायमेंशनल वेक्टर ऐसे वेक्टर होंगे जिनका मैग्नीट्यूड एक ही एक्सिस में होगा। देखो इसका मैग्नीट्यूड एक ही एक्सिस में, कौन से, x एक्सिस में, जबकि इसका मैग्नीट्यूड दो एक्सिस में, कौन से, y एक्सिस में। क्लियर है ये। यस सर।
है ना। अब देखो, वन डायमेंशनल वेक्टर का मैग्नीट्यूड निकालना बहुत आसान है। कैसे भाई, वेक्टर ए एक वन डायमेंशनल वेक्टर है, इसको मैं ऐसा लिखा 8i क्या। किसी भी वेक्टर को हम कैसे लिखते हैं, मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए इंटू डायरेक्शन ऑफ वेक्टर ए। तो आई कैप क्या है, डायरेक्शन है, डायरेक्शन को हटा दो, जो बचा वो मैग्नीट्यूड। तो इसका मैग्नीट्यूड क्लियर दिख रहा है, वेक्टर ए का मैग्नीट्यूड कितना 8, ये दिख रहा है क्लियर। Yes, sir. Yes, ये sir. है मैग्नीट्यूड, ये है डायरेक्शन, डायरेक्शन को हटा दो। तो 8 एक्चुअल में क्या है, वेक्टर ए का मैग्नीट्यूड। तो एक्चुअल में वेक्टर ए का मैग्नीट्यूड कितना है 8। ठीक, तो वन डायमेंशनल वेक्टर का मैग्नीट्यूड बताना बहुत आसान होता है, सिंपल, डायरेक्शन हटा दो, यूनिट वेक्टर को हटा दो, जो बचा मैग्नीट्यूड। अब बात आती है कि टू डायमेंशनल वेक्टर का मैग्नीट्यूड कैसे निकालते हैं। तो बेटा टू डायमेंशनल वेक्टर का मैग्नीट्यूड कैसे निकालते हैं, उसको अभी आप लोगों को बस याद रख लेना है। और इसका जो कॉन्सेप्ट है ये हम आगे चल के सीख लेंगे जब हम वेक्टर एडिशन पढ़ेंगे। अभी आप लोगों को वेक्टर बी का अगर मैग्नीट्यूड चाहिए तो कैसे निकालोगे, अंडर रूट ऑफ आई के सामने जो भी नंबर है उसका स्क्वायर करोगे, 4 है 4 का स्क्वायर, प्लस जे के सामने जो भी नंबर है उसका स्क्वायर करोगे, 6 का स्क्वायर, कितना आएगा 36 प्लस 16 कितना आ जाएगा रूट, है ना, ये आ जाएगा 36 और 4 4 जा 16, है ना, रूट 52। आ रहा है ये समझ में कैसे निकालना है? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. तो किसी भी टू डायमेंशनल वेक्टर का, या आगे एक और देखेंगे हम कि थ्री डायमेंशनल वेक्टर होता है। एक थ्री डायमेंशनल वेक्टर होता है बेटा, वन डायमेंशनल वेक्टर मतलब जिसका डायरेक्शन किसी एक एक्सिस में हो या जिसका मैग्नीट्यूड किसी एक एक्सिस में हो। टू डायमेंशनल वेक्टर मतलब जो किसी दो एक्सिस के बीच में हो। थ्री डायमेंशनल वेक्टर जो होता है वो तीनों एक्सिस के बीच में होता है, एक्स वाई के भी बीच में नहीं होगा एग्जैक्ट, वाई जेड के भी बीच में नहीं, जेड तीनों के बीच में, जैसे कि ये एक्स ये वाई और ये तीसरा जेड एक्सिस है, ये तीसरा जेड एक्सिस है, तो ये जेड एक्सिस है। ये वेक्टर, ये एक वेक्टर है जो इस डायरेक्शन में, देखो ना ये एक्स वाई के बीच में है, ना ही ये वाई जेड के बीच में है, ना ही ये एक्स जेड के बीच में, ये तीनों के बीच में कहीं है। तो इसको बोलते हैं थ्री डायमेंशनल वेक्टर। तो इसका मैग्नीट्यूड तीनों एक्सिस में आएगा। थ्री डायमेंशनल वेक्टर को हम और डिटेल में भी पढ़ेंगे। थ्री डायमेंशनल वेक्टर का मैग्नीट्यूड तीनों एक्सिस में आएगा। जैसे अगर मैं लिख रहा हूँ वेक्टर ए इज 2i प्लस 3j प्लस 4k, ये वन डायमेंशनल टू डायमेंशनल होगा कि थ्री डायमेंशनल, बताओ? 3 dimensional. Dimensional. क्योंकि इसका मैग्नीट्यूड तीनों एक्सिस में, एक्स में कितना 2, वाई में कितना 3, जेड में कितना 4। तो क्योंकि इसका मैग्नीट्यूड तीनों एक्सिस में लाई कर रहा है, देयरफॉर इट इज अ थ्री डायमेंशनल वेक्टर। क्लियर है ये? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. अब वन डायमेंशनल वेक्टर का मैग्नीट्यूड निकालना आसान है। कैसे निकालते हैं, यूनिट वेक्टर को हटा दो, जो बचा मैग्नीट्यूड हो गया। टू डायमेंशनल और थ्री डायमेंशनल वेक्टर का मैग्नीट्यूड निकालने का एक ही तरीका है। जैसे वेक्टर भी टू डायमेंशनल वेक्टर है, उसका मैग्नीट्यूड कैसे निकालेंगे, अंडर रूट आई के सामने जो भी नंबर है उसका स्क्वायर प्लस जे के सामने जो भी नंबर है उसका स्क्वायर। वैसे ही वेक्टर ए क्या है, थ्री डायमेंशनल वेक्टर है, इसका भी मैग्नीट्यूड उसी तरीके से निकालेंगे, सेम अंडर रूट ऑफ, बस एक नंबर बढ़ जाएगा, आई के सामने जो भी नंबर है उसका स्क्वायर, 2 का स्क्वायर, जे के सामने जो भी नंबर है उसका स्क्वायर, 3 का स्क्वायर, के सामने जो भी नंबर है उसका स्क्वायर, 4 स्क्वायर। तो देखो दोनों अलाइक है, दोनों एक जैसे ही है मेथड मैग्नीट्यूड निकालने का। क्लियर है? Yes, Yes, sir. sir. Yes, sir. तो टू डायमेंशनल और थ्री डायमेंशनल वेक्टर्स के मैग्नीट्यूड निकालने का तरीका एक ही है। अब हम कुछ क्वेश्चंस करते हैं, क्योंकि अभी इतना सारा जो पढ़ाने का मेरा एम है वो ये है कि यूनिट वेक्टर से रिलेटेड कुछ मैं क्वेश्चन कराऊं, बाकी फिर हम आगे ये सारी चीजें फिर से समझेंगे, क्योंकि ये समझना आपके लिए जरूरी है कि ये कैसे आया, हम ऐसा क्यों कर रहे हैं, अंडर रूट 4 स्क्वायर प्लस 6 स्क्वायर क्यों कर रहे हैं, ये हम कब समझेंगे बेटा, जब हम वेक्टर एडिशन पढ़ लेंगे। अभी हमको इसको समझना नहीं है, अभी बस याद कर लो कि ऐसा करते हैं बस, फिर आगे हम समझेंगे कि कैसे करते हैं, ऐसा क्यों करते हैं, वो मैं सिखा दूंगा। ठीक है? सर डाउट है Yes, sir. हाँ बोलो। सर, वो सर जो जैसे अगर मैं
अगर मैं लिख रहा हूं वेक्टर ए इज ए एक्स आई, वेक्टर बी इज बी एक्स आई प्लस बी वाई जे, वेक्टर सी इज सी एक्स आई प्लस सी वाई जे प्लस सी जेड के। तो क्लियरली ये वन डायमेंशनल वेक्टर है, ये टू डायमेंशनल वेक्टर है, और ये क्या है, थ्री डायमेंशनल वेक्टर। अभी इतना समझ में आ रहा है क्या? Yes, sir. Yes, sir. बस अभी इतना ही समझना है। ठीक, दूसरा क्या समझना है कि वेक्टर ए का मैग्नीट्यूड कितना है यहाँ पर, ax, क्योंकि कोई भी वेक्टर दो पार्ट से मिलके बनता है, मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन। तो वन डायमेंशनल वेक्टर का मैग्नीट्यूड निकालना आसान है, आई कैप को हटा दो, मतलब यूनिट वेक्टर को हटा दो, जो बचा वो मैग्नीट्यूड है। तो कहने का मतलब है कि वेक्टर ए का मैग्नीट्यूड ax होगा। वेक्टर बी का मैग्नीट्यूड निकालने का तरीका अलग है, क्योंकि ये टू डायमेंशनल है। क्या करोगे, आई के सामने जो भी है उसका स्क्वायर bx का स्क्वायर प्लस जे के सामने जो भी है उसका स्क्वायर by का स्क्वायर। समझ में आए ये? Yes, sir. Yes, sir. और वेक्टर सी का मैग्नीट्यूड निकालने का भी तरीका वैसे ही है जैसे बी का निकालें, अंडर रूट ऑफ आई के सामने जो भी उसका स्क्वायर cx का स्क्वायर प्लस cy का स्क्वायर प्लस cz का स्क्वायर। अभी बस इतना ही समझना है, क्लियर है? कर लो, लिख लो बेटा Yes, sir. इसको। Yes, sir. Yes, sir. क्वेश्चन, वेक्टर ए इक्वल्स टू 3i कैप प्लस 4j कैप। वेक्टर ए इज, है ना, ये क्वेश्चन में दिया है, क्वेश्चन में वेक्टर ए दिया है 3i कैप प्लस 4j कैप। फाइंड, क्या क्या फाइंड करना है? फाइंड फर्स्ट मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए, सेकेंड यूनिट वेक्टर ए। चलो बताओ क्या रहेगा आंसर। पहला, इसका फर्स्ट सॉल्यूशन 1, मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर है जिसको हम कैसे डिनोट करते हैं, ऐसा। क्या हो जाएगा बेटा, ये कैसा वेक्टर है बताओ, वन डायमेंशनल, टू डायमेंशनल की थ्री डायमेंशनल? Two dimension. डायमेंशनल। इसका मैग्नीट्यूड कैसे निकालते हैं, अंडर रूट ऑफ आई के सामने जो भी नंबर है उसका स्क्वायर करो। आई के सामने कौन है, 3 का स्क्वायर प्लस जे के सामने 4, 4 का स्क्वायर कितना आएगा, रूट ऑफ 3 का स्क्वायर 9 प्लस 16, 16 प्लस 9 25, रूट 25, रूट 25 क्या होता है 5। तो कहने का मतलब ये कि वेक्टर ए का मैग्नीट्यूड कितना निकल गया, 5। ये क्लियर हुआ सबको? Yes, sir. Yes, Yes, sir. अब हम इसके सेकंड पार्ट में जाते हैं, यूनिट वेक्टर ए। मतलब सेकंड पार्ट में हमको क्या फाइंड करना है, ए कैप। और मैंने आपको बताया है कि कभी भी किसी वेक्टर को हम कैसे लिख सकते हैं, वेक्टर ए को हम और किस तरह से लिख सकते हैं, बाय मल्टीप्लिकेशन ऑफ इट्स मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन। डायरेक्शन मींस ए कैप, और ए कैप को ही क्या बोलते हैं, यूनिट वेक्टर ए। देयरफॉर ए कैप इज इक्वल टू वेक्टर ए अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए। बोल सकता हूं मैं, बोल सकता हूं? Yes, sir. तो यहां से क्या हो जाएगा बेटा, वेक्टर ए कैप क्या हो जाएगा, वेक्टर ए अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए। और वेक्टर ए कितना है, 3i प्लस 4j अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए कितना निकला है अपना, 5। तो आंसर आ गया क्या, ए कैप कितना आ गया, 3i प्लस 4j बाय 5। या फिर ऐसा भी लिख सकते हो, ये 3i के भी नीचे 5 है, 4j के भी नीचे 5 है, तो 3/5i प्लस 4/5j। तो ये आ गया ए कैप। आ रहा है ये समझ में? Yes. Yes. Yes, sir. ए कैप क्या है, 3/5i प्लस 4/5j। बेटा एक तो मैं आपसे पूछा क्या, फाइंड यूनिट वेक्टर ए, तब आपने ए कैप निकाले, लेकिन ए कैप किसका डायरेक्शन रिप्रेजेंट करता है, ए कैप किसका डायरेक्शन रिप्रेजेंट करता है, वेक्टर ए का। भाई वेक्टर ए को Yes, sir. डायरेक्शन चाहिए Yes, तो उसका sir. डायरेक्शन कौन देगा, ए कैप। तो अगर मैं बोलता फाइंड डायरेक्शन ऑफ वेक्टर ए, तो डायरेक्शन बताने का एक तो तरीका ये होता है कि बता दो भाई, इशारा करके बता दो, ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ, या ग्राफिकली बता दो इधर
इधर, इधर। ये एक तरीका होता है डायरेक्शन बताने का। दूसरा तरीका डायरेक्शन बताने का क्या है? यूनिट वेक्टर की वैल्यू बताना भी डायरेक्शन बताने का एक तरीका है। समझ में आया? तो अगर मैं बोलता फाइंड डायरेक्शन ऑफ वेक्टर ए, तो आप किसकी वैल्यू बताते? ए कैप। आप ए कैप बता देते, ए कैप ही किसका डायरेक्शन है? ए कैप किसके डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करता है? वेक्टर ए के। तो ए कैप की वैल्यू बताना वेक्टर ए के डायरेक्शन बताने का भी एक तरीका है। आ रहा है ये समझ में? Yes, sir. Yes, sir. इसका मतलब किसी भी वेक्टर का अगर आप यूनिट वेक्टर बता रहे हो, किसी भी वेक्टर के यूनिट वेक्टर को अगर आप प्रॉपरली एक्सप्लेन कर दे रहे हो, मतलब आप उस वेक्टर का डायरेक्शन बता रहे हो। क्लियर है? तो डायरेक्शन बताने के तरीके होते हैं 2-3 तरीके, जिसमें एक तो सीधा आप बता दो भाई ऊपर नीचे नॉर्थ साउथ, ये एक तरीका हो गया। दूसरा तरीका डायरेक्शन बताने का यूनिट वेक्टर की वैल्यू बताना भी एक तरीका है डायरेक्शन बताने का। तो क्वेश्चन में अगर मैं आपको घुमा के देता तो क्या बोलता? फाइंड डायरेक्शन ऑफ वेक्टर ए, तो फिर मुझे क्या निकालना रहता है? ए कैप। आ रहा है ये समझ में? Yes, sir. Yes, sir. ठीक। तो खैर ये हो गया ए कैप। ए कैप किसका डायरेक्शन बताएगा? ए कैप इज द यूनिट वेक्टर फॉर वेक्टर ए। ए कैप किसका डायरेक्शन बता रहा है? वेक्टर ए का। ठीक है। अच्छा, ए कैप यूनिट वेक्टर है, वो कैसे सिद्ध कर सकते हैं अपन? ए कैप यूनिट वेक्टर है, कैसे सिद्ध कर सकते हैं? ए कैप इज ए यूनिट वेक्टर। किसी भी यूनिट वेक्टर को कैसे प्रूफ कर सकते हो कि वो यूनिट वेक्टर ही है? क्या तरीका बताया था? सर अगर उसका मैग्नीट्यूड 1 आएगा तो? हाँ, उसका मैग्नीट्यूड 1 आएगा तो मतलब वो वेक्टर क्या है? एक यूनिट वेक्टर है। और हम उल्टा चलेंगे। हमको मालूम है कि ये एक यूनिट वेक्टर है क्योंकि हमने इसको यूनिट वेक्टर की तरह निकाला है। ये हमने यूनिट वेक्टर ही निकाला है। तो हमको मालूम है क्योंकि ये यूनिट वेक्टर है तो पक्की बात है इसका मैग्नीट्यूड कितना आना चाहिए? 1 आना चाहिए। ये क्लियर है? Yes, sir. Yes, sir. अब इसका मैग्नीट्यूड कैसे निकालोगे बेटा? वैसे ही आई के सामने जो भी नंबर है, मैग्नीट्यूड ऑफ यूनिट वेक्टर कैसे निकालोगे? अंडर रूट ऑफ आई के सामने जो भी नंबर है उसका स्क्वायर करो। 3/5 का स्क्वायर 9/25 प्लस 4/5 का स्क्वायर 16/25, 16 प्लस 9 25, 25/25 1, रूट 1 मतलब 1। आ गया? प्रूफ हो गया Yes, sir. Yes, sir. है ना? तो हमने प्रूफ भी कर दिया। ये कैसा यूनिट वेक्टर है? 2 डायमेंशनल, मतलब जरूर इसका डायरेक्शन एक्स और वाई के बीच में होगा। ये एक्स एक्सिस है और ये वाई एक्सिस। तो भाई इसकी खासियत ये क्या है? ये 2 डायमेंशनल यूनिट वेक्टर है, इसका पास कुछ ना कुछ डायरेक्शन होगा। तो इसका डायरेक्शन कहाँ होगा? एनीवेयर इन बिटवीन एक्स एंड वाई, क्योंकि आई भी आ रहा है इसके मैग्नीट्यूड में और जे भी आ रहा है। तो इसका जो डायरेक्शन होगा इट विल बी एनीवेयर इन बिटवीन एक्स एंड वाई एक्सिस। तो इस यूनिट वेक्टर का डायरेक्शन कहीं भी हो सकता है इन बिटवीन एक्स एंड वाई एक्सिस। और दूसरी खासियत क्या है इसकी? इसका मैग्नीट्यूड क्या होना चाहिए? 1 होना चाहिए। अब क्योंकि ये 2 डायमेंशनल यूनिट वेक्टर है तो इसका मैग्नीट्यूड हम वैसे ही निकालेंगे जैसे 2 डायमेंशनल वेक्टर्स का निकालते हैं। अंडर रूट आई के सामने जो भी नंबर है उसका स्क्वायर प्लस जे के सामने जो भी नंबर है उसका स्क्वायर, देखोगे तो 1 आ गया। क्लियर है ये? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. चलो नेक्स्ट क्वेश्चन लिखेंगे। वेक्टर ए इज 6i कैप प्लस 8j कैप। फाइंड फर्स्ट मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए, सेकेंड डायरेक्शन ऑफ वेक्टर ए। चलो बनाओ। वेक्टर ए आपको दिया है 6i कैप प्लस 8j कैप। क्या बताना है? पहला मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए बताना है, दूसरा Sir, डायरेक्शन ऑफ वेक्टर। हाँ बेटा Sir, 10. Sir मैग्नीट्यूड बोलो। 10 है। Sir, magnitude 10. Yes, Good. sir, 10. गुड। डायरेक्शन अब मैं Sir 3/5 I कैप प्लस 4/5 J कैप। गुड। अब मैं ए कैप ना बोल के
अब मैं क्या बोल रहा हूँ, फाइंड डायरेक्शन ऑफ वेक्टर है, मतलब मैं क्या इनडायरेक्टली क्या फाइंड करने के लिए बोल रहा हूँ, ए कैप। क्लियर है ना? इनडायरेक्टली मैं क्या फाइंड करने के लिए बोल रहा हूँ, Yes, sir. ए कैप। तो पहला पार्ट क्या है बेटा, मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर है। तो सबसे पहले तो ये डिसाइड करना चाहिए कि ये कैसा वेक्टर है, 1 डायमेंशनल, 2 डायमेंशनल, 3 डायमेंशनल, बताओ। 2 dimensional. 2 dimension. 2 डायमेंशनल। 2 डायमेंशनल का मैग्नीट्यूड कैसे निकालते हैं, वेक्टर ए का मैग्नीट्यूड अंडर रूट ऑफ आई के सामने 6 का स्क्वायर प्लस 8 का स्क्वायर, अंडर रूट ऑफ 6 का स्क्वायर 36 प्लस 8 का स्क्वायर 64, कितना रूट 100, कितना आ गया बेटा 10। मतलब वेक्टर ए का मैग्नीट्यूड कितना आ गया, 10 आ गया। एग्री कर रहे हैं सब लोग? Yes. Yes, sir. सेकेंड पार्ट, फाइंड डायरेक्शन ऑफ वेक्टर ए। मतलब मैं क्या फाइंड करने बोल रहा हूँ, ए कैप। ए कैप हो जाएगा वेक्टर ए अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए। क्या आ जाएगा, वेक्टर ए क्या है 6i प्लस 8j अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए कितना है 10। मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए कितना है 10। अब इसको और सिंप्लीफाई कर सकते हो, दोनों से 2 कॉमन निकल जाएगा, अंदर में क्या बचा 3i प्लस 4j बाई 10। ये क्लियर है? तो दोनों से 2 कॉमन निकलोगे Yes, तो यहाँ sir. 3 बचा, यहाँ 4 बचा। अब ये 2 और 10 में से नीचे क्या बचा 5, क्या लिखेंगे 3i प्लस 4j बाय 5। और इसको और क्या लिख सकते हैं, ए कैप विल बी 3/5 i प्लस 4/5। क्लियर है ये? Yes, sir. बेटा Yes, समझ sir. में आ रहा है आप लोगों को? Yes, sir. नोट करिए यहाँ तक। क्वेश्चन में क्या है बेटा, आइडेंटिफाई यूनिट वेक्टर अमंग द फॉलोइंग। इन 4 ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन जो है वो यूनिट वेक्टर को रिप्रेजेंट करता है, ये हमको आइडेंटिफाई करना है। इसमें से कौन सा वेक्टर यूनिट वेक्टर को रिप्रेजेंट करता है, ये हमको आइडेंटिफाई करना है। तो आइडेंटिफाई यूनिट वेक्टर अमंग द फॉलोइंग। हमको क्या बताना है, हमको क्या कैसे पता लगाना है कि इसमें से यूनिट वेक्टर कौन है। भाई जिसका मैग्नीट्यूड 1 आएगा वो यूनिट वेक्टर होगा। अब ये 1 डायमेंशनल वेक्टर है, ये 2i, ये एक 1 डायमेंशनल वेक्टर है। 1 डायमेंशनल वेक्टर का मैग्नीट्यूड बहुत आसान होता है, यूनिट वेक्टर को हटा दो, जो भी मैग्नीट्यूड बचा वो मैग्नीट्यूड होगा। इसका मैग्नीट्यूड कितना दिख रहा है 2। ये क्लियर है सबको? यस सर। Yes, sir. Yes, sir. तो ये तो 1 यूनिट वेक्टर हो नहीं सकता। अब ये देखो, ये कैसा वेक्टर है, आई भी है और जे भी है, ये कैसा वेक्टर है बेटा, 2 डायमेंशनल वेक्टर है ना। यस सर। ये Yes, कैसा sir. वेक्टर है, 2 डायमेंशनल। अब इसका मैग्नीट्यूड कैसे निकालते हैं, अंडर रूट ऑफ आई के सामने जो भी है उसका स्क्वायर। अब आई, आप इसको ऐसा लिख सकते हो आई प्लस जे को 1 इंटू आई यस सर। प्लस 1 इंटू जे, ऐसा लिख सकते हो ना। यस सर। आई के सामने भी 1 है और जे के सामने भी 1 है नंबर, तो इसका मैग्नीट्यूड कितना आ जाएगा, अंडर रूट 1 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर, कितना आ जाएगा √2, क्योंकि 1 का स्क्वायर 1 1 1 1 प्लस 1 प्लस 1 2 √2। तो आई प्लस जे का मैग्नीट्यूड √2 है। ये समझ में आया क्या? Yes, sir. Yes, sir. तो क्या ये यूनिट वेक्टर होगा बेटा? No, sir. No, sir. इट विल नॉट बी अ यूनिट वेक्टर। थर्ड, अब इसका बताएंगे, अंडर रूट ऑफ आई के सामने जो, ये कैसा वेक्टर है, साइन थीटा आई प्लस कॉस थीटा जे। आई भी है और जे भी है, कैसा यूनिट वेक्टर है, सॉरी कैसा वेक्टर है, 2 डायमेंशनल है Yes, sir. Yes, sir. है ना। अब आई के सामने साइन थीटा होगा, उससे हमको कोई मतलब नहीं भाई, आई और जे दोनों है ना, तो 2 डायमेंशनल वेक्टर है। अब आई के सामने जो भी नंबर है उसका स्क्वायर करो। आई के सामने कौन है, साइन थीटा, तो उसका स्क्वायर करो, साइन स्क्वायर थीटा होगा प्लस Yes, sir. जे के सामने कौन है, कॉस थीटा, उसका स्क्वायर क्या होगा, कॉस स्क्वायर थीटा। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा क्या होता है, 1. 1. 1 होता है। गुड। तो क्या आ गया बेटा, √1, √1 मतलब 1। तो दिस इज अ यूनिट वेक्टर। आ रहा है ये समझ में कैसा हुआ? Yes, sir. Yes, Yes. sir. और इसका मैग्नीट्यूड कितना आएगा देखो, अंडर रूट ऑफ, ये 3 डायमेंशनल वेक्टर है, आई के सामने 1 1 का स्क्वायर प्लस जे के सामने 1 1 का स्क्वायर प्लस के सामने 1 1 का स्क्वायर, कितना आएगा √3। तो ये भी यूनिट वेक्टर नहीं होगा। तो यूनिट वेक्टर कौन है, सही ऑप्शन क्या आएगा, ऑप्शन
सी। क्लियर हुआ यहाँ तक?